बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया जंगबंदी पर इख्तिलाफात। मगरबी मुल्कों ने कहा रशिया बशार फौज को वक्त दे रहा है। गौता बमबारी जारी, मरने वालों की तादाद 426 हो गई, 2000 से ज्यादा जख्मी। गौता से दमिश्क पर हमले किए जा रहे हैं। बशार हुकूमत ने लगाया इल्जाम, कहा मगरबी मुल्कों को सिविलियंस की नहीं दहशतगर्दों की फिक्र है। अफरीन में तनाव, सीरिया के सिपाहियों का सड़कों पर इस्तकबाल। हथियार सप्लाई करने वाले काफिले पर तुर्की के हमले। ईरान भरोसे के लायक नहीं, न्यूक्लियर बम बना सकता है। सऊदी अरब ने लगाया इल्जाम, तेहरान ने दावा रद्द कर दिया। म्यांमार की हुकूमत ने रोहिंग्यों के खिलाफ ज्यादतियों के सबूत मिटाने के लिए कई गांव जला दिए। इंसानी हुकूक तंजीमों की रिपोर्ट, यूरोपीय यूनियन पाबंदियां लगाने पर गौर करेगी। कोरिया के इलाके में खुशगवार हालात के बावजूद ट्रंप नॉर्थ के खिलाफ पाबंदियां लगाएंगे। जस्टिन ट्रूडो ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात। हिंदुस्तानी वजीर आजम ने कहा मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओहदेदारों पर हमले के केस में अरविंद केजरीवाल के मकान की तलाशी। आम आदमी पार्टी ने कहा दादागिरी चीफ मिनिस्टर के घर तक पहुंच गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं सीरिया से। यूनाइटेड नेशंस में एक करारदाद के बारे में इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा है, जिसमें सीरिया में सीज फायर पर जोर दिया गया है। रशिया चाहता है कि इस करारदाद के मुस्तवदे में कुछ तब्दीलियां की जाएं, जिसमें 30 दिन की जंगबंदी पर जोर दिया गया है ताकि इमदादी सामान और दवाएं पहुंचाई जा सकें। मगरबी मुल्कों के सफारतकारों ने सीरिया के इत्तेहादी रशिया पर इल्जाम लगाया कि वो वक्त जाया कर रहा है। फ्रांस ने कहा कि अगर कार्रवाई करने में नाकामी होती है तो इससे यूनाइटेड नेशंस का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में इस करारदाद पर वोटिंग हो रही है। मगरबी मुल्कों का कहना है कि मॉस्को चाहता है कि सीरिया को कुछ और वक्त मिल जाए ताकि वो गौता में बागियों को फैसला कुन धक्का पहुंचा सके। यूनाइटेड नेशंस में बरतानिया और फ्रांस ने कहा कि इस करारदाद को किसी देरी के बगैर मंजूर करना चाहिए। स्वीडन के सफीर ने कहा कि गौता में इंसानी इमदाद पहुंचाना असल मकसद होना चाहिए, जहां के हालात को यूएन चीफ ने जहन्नुम बताया है। रशिया के सफीर ने कहा कि हमें दिखावे के काम नहीं करना चाहिए और फैसले बराए फैसले नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे बुनियादी सतह पर हालात बेहतर हों। इस दौरान खबर है कि रशिया के 2 जंगी हवाई जहाज़ों को साहिली फौजी अड्डे मेमीन रवाना किया गया है। यह मालूम नहीं हो सका कि क्या इन जहाज़ों का इस्तेमाल हमलों के लिए किया जाएगा। पिछले इतवार को सीरिया की हुकूमत ने यह हमले शुरू किए थे, जिसका सिलसिला अब तक जारी है। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर ने सीज फायर की अपील की है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने कहा है कि ट्रंप हुकूमत सीरिया के मामले में काफी सरगर्म है। उन्होंने अपनी रेगुलर ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमारे सामने कई रास्ते हैं, हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बेहतरीन रास्ता यह होगा कि हम बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश करें, और हम यही कर रहे हैं और हम यही करते रहेंगे। हम सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बात मानी कि सीरिया में बाज अमरीकी मौजूद हैं जो वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि जिंदगियों को मामूल पर लाया जा सके। हीथर नॉरेट ने कहा कि आस्ताना मंसूबे के मुताबिक गौता को सेफ जोन्स में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों को भूखा रखा गया, वहां इंसानी इमदाद ले जाने नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा है कि बेकसूर सिविलियंस हलाक हुए हैं, हमने बैरल बम देखे हैं, हमने ये तबाही और बर्बादी देखी है। यकीनन ये सेफ जोन्स नहीं है। अमेरिका और इत्तेहादी चाहते हैं कि रशिया जेनीवा बातचीत के अमल की तायीद करे।
यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के नुमाइंदे ने गौता में सरगर्म दहशतगर्दों की तरफ से दमिश्क में सिविलियंस के कत्लेआम पर अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की खामोशी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि गौता के कुछ हजार दहशतगर्दों की हिफाजत के नाम पर दारुल हुकूमत के 8 मिलियन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना नाकाबिल कबूल है। सीरिया के नुमाइंदे बशार जाफरी ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। सीरिया के कई इलाकों में शिकस्त के बाद अल नुसरा फ्रंट और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स जिनमें से बास को बैरूनी तायद हासिल है दमिश्क के करीब गौता में बस गए हैं और इस इलाके का इस्तेमाल दारुल हुकूमत पर मॉर्टार हमलों के लिए कर रहे हैं। जाफरी ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल ने गौता में सरगर्म दहशतगर्दों को दहशतगर्द तंजीमें करार दिया था। ये तंजीमें रॉकेटों और मार्टर शेल से रोजाना दमिश्क को निशाना बना रही हैं, जिनमें सैकड़ों सिविलियन जख्मी और हलाक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्क और उनके अरब इत्तेहादी दमिश्क में सिविलियन हलाकतों पर खामोश हैं। उन्होंने कहा कि दमिश्क के 8 मिलियन लोगों को मुसलसल गौता में रहने वाले इन चंद हजार दहशतगर्दों से खतरा है। इसके बावजूद मगरबी मुल्कों को सिविलियन से ज्यादा दहशतगर्दों की फिक्र है। बशार जाफरी ने कहा कि आईसिस से लड़ाई का बहाना करने वाला अमरीकी इत्तेहाद अब अपने मकसदों को हासिल करने के लिए नई चालें चल रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यूनाइटेड नेशंस अमरीकी इत्तेहाद के जराइम पर आंखें बंद कर रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने आईसिस से लड़ाई के नाम पर रक्का शहर की तबाही का हवाला दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान सीरिया के साथ मिलकर गौता और दूसरे मकामात पर अमन बहाल करने की कोशिशें कर रहा है। अब्बास अरग़ची ने ईरान के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए लंदन में कहा कि हम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह इस तनाव को कम किया जा सकता है। हम इस लड़ाई से मुतासरा लोगों की मदद कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान इसराइल की जारहियत का सामना करने के लिए तैयार है। हाल ही में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया में ईरान की सरगर्मियों पर फिक्रमंदी का इजहार किया था और दावा किया था कि इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों के आसमान पर ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया। गौता में पिछले कुछ दिनों से जारी बमबारी में मरने वालों की तादाद 400 से ज्यादा हो गई है। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई। कहा गया कि इन हमलों में 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 6 दिनों की लड़ाई या हमलों में 426 लोग हलाक हुए। मरने वालों में कम से कम 98 बच्चे हैं। सीरिया से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदा स्टाफन डी मस्तूरा ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के मौके पर कहा कि सीरिया में फौरी जंगबंदी की जरूरत है। स्टाफन डी मस्तूरा ने गौता में वहशतनाक बमबारी को फौरी रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने दमिश्क पर शलबारी रोकने पर भी जोर दिया। मस्तूरा ने अपने बयान में कहा कि फौरी सीज फायर होना चाहिए और गौता में इंसानी इमदाद के काम शुरू होने चाहिए और बीमारों और जख्मियों को बाहर निकालना चाहिए। उनका यह बयान यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान ने जेनीवा में पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि आस्ताना बातचीत कराने वाले रशिया, ईरान और तुर्की को फौरी मीटिंग करनी चाहिए और सीरिया में सेफ जोन बनाने पर काम करना चाहिए। एक ऐसे वक्त जब यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के बारे में करारदाद पर वोटिंग हो रही है, गौता में जुमे को मजीद बम गिराए गए। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि गौता के 2 माह जुल्का और दूसरे टाउन्स में जुमे की सुबह हमले किए गए। तुर्की की सरहद के करीब सीरिया के अफरीन टाउन में तनाव के हालात बने हुए हैं। खबर मिली है कि तुर्की की फौज ने अफरीन की तरफ बढ़ने वाले हथियार और गोला बारूद के काफिले को निशाना बनाया। तुर्की ने वार्निंग दी है कि वो कुर्द फोर्सेस की मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस दौरान खबर है कि अफरीन के मकामी लोगों ने सीरिया की फौज के हामी लश्कर का सड़कों पर इस्तकबाल किया। इस सिलसिले में वीडियो फुटेजेस भी जारी किए गए जिनमें बशार अल असद के हामी सिपाहियों को अफरीन की गलियों में दिखाया गया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील को कबूल नहीं किया जा सकता क्योंकि ईरान पर इस बात के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो मुस्तक़बिल में न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। आदिल अल जुबैर ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील की एक शक का मतलब यह है कि 8 से 10 साल के वक्त में ईरान कुछ हफ्तों की मुद्दत में न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है। यूरोपीय पार्लियामेंट की गैर मुल्की मामलात से मुतल्लिक़ कमेटी से खिताब करते हुए आदिल अल जुबैर ने लंदन में कहा कि न्यूक्लियर डील की यह शक बहुत खतरनाक है जिसे सनसेट प्रोविजन कहा गया है। उन्होंने कहा कि जब तक यूनाइटेड नेशंस में कोई करारदाद मंजूर की जाएगी ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा और हम उसके बिल्कुल करीब रहते हैं। हम चाहते हैं कि ईरान किसी नॉर्मल मुल्क की तरह काम करे। अगर वो चाहता है कि दुनिया में उसकी इज्जत हो तो उसे दुनिया के उसूलों पर चलना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील में ऐसी कोई शक नहीं है जिसे सनसेट क्लॉज कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस डील से यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ईरान इस बात का पाबंद होगा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील में ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जारी रखने का हक दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका ईरान के ताल्लुक से जहर फैला रहा है और गैर यकीनी का माहौल पैदा कर रहा है। ये बात ईरान में बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी जहर है। इस तबाहकुन माहौल की वजह से
بینکس، کمپنیز اور ادارے ایران میں کام کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ عباس رقی نے وارننگ دی کہ اگر نیوکلیئر ڈیل کو برخاست کیا گیا تو اس سے ایک نیوکلیئر بحران پیدا ہوگا۔ سعودی عرب نے کہا کہ ملک میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ترقی کے لیے اگلے 10 سال میں $64 بلین خرچ کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیف نے کہا کہ اس سال تقریباً 500 پروگرامز کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں امریکہ اور کینیڈا کے فنکار بھی حصہ لیں گے۔ سعودی عرب کے پہلے اوپیرا ہاؤس کی تعمیر ریاض میں شروع ہو چکی ہے۔ یہ منصوبہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ویژن 2030 منصوبے کا حصہ ہے۔ فلسطینی احتجاجیوں نے مغربی کنارے میں امریکہ کے سیاستدانوں کے ایک گروپ پر پتھراؤ کیا اور انڈے پھینکے۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکہ کے فیصلے پر غصے کا اظہار کرنے کے لیے یہ احتجاج کیا گیا۔ کئی فلسطینی رام اللہ کے قریب ایک ریسرچ اینڈ پولنگ سینٹر کے باہر جمع ہوئے، جہاں امریکی ڈیلیگیشن کے ارکان دورہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر فلسطینی احتجاجیوں نے کہا کہ امریکہ ایک سانپ ہے، امریکیوں کا فلسطین میں استقبال نہیں کیا جائے گا۔ احتجاجیوں نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ القدس فلسطین کا دارالحکومت ہے۔ جب یہ امریکی سیاستداں اپنی گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے تو ان کا پیچھا کیا گیا اور انڈے پھینکے گئے۔ احتجاجی فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے تھے، وہ بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ امریکہ خود مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ بعض بینرز پر یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف نعرے لکھے تھے۔ حماس لیڈرز اور ایجپٹ کے عہدیداروں کے درمیان قاہرہ میں بات چیت جاری ہے۔ حماس کے سیاسی لیڈر اسماعیل ہانیہ کی قیادت میں پچھلے 14 دنوں سے یہ ڈیلیگیشن ایجپٹ کے دورے پر ہے۔ اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات نہیں مل سکیں۔ ایجپٹ نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ گیس ڈیل کے بارے میں مالی تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کی ایک انرجی کمپنی اور امریکہ کے ایک پارٹنر نے پیر کے دن اعلان کیا تھا کہ اس نے ایجپٹ کے ساتھ $15 بلین کے ایک کانٹریکٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت ایجپٹ کو 64 بلین کیوبک میٹر گیس 10 سال کے اندر سپلائی کی جائے گی۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے پرینکا چوپڑا نے نیرو مودی برانڈ کے ساتھ تعلقات توڑ لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ سیکیورٹی کونسل میں سیریا جنگ بندی پر اختلافات، مغربی ملکوں نے کہا رشیا بشار فوج کو وقت دے رہا ہے۔ غوطہ بمباری جاری، مرنے والوں کی تعداد 426 ہو گئی، 2000 سے زیادہ زخمی۔ غوطہ سے دمشق پر حملے کیے جا رہے ہیں، بشار حکومت نے لگایا الزام، کہا مغربی ملکوں کو سویلینز کی نہیں دہشت گردوں کی فکر ہے۔ افرین میں تناؤ، سیریا کے سپاہیوں کا سڑکوں پر استقبال، ہتھیار سپلائی کرنے والے قافلے پر ترکی کے حملے۔ ایران بھروسے کے لائق نہیں، نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے، سعودی عرب نے لگایا الزام، تہران نے دعویٰ رد کر دیا۔ میانمار کی حکومت نے روہنگیوں کے خلاف زیادتیوں کے ثبوت مٹانے کے لیے کئی گاؤں جلا دیے، انسانی حقوق تنظیموں کی رپورٹ، یورپی یونین پابندیاں لگانے پر غور کرے گی۔ کوریا کے علاقے میں خوشگوار حالات کے باوجود ٹرمپ نارتھ کے خلاف پابندیاں لگائیں گے۔ جسٹن ٹراڈیو نے کی نریندر مودی سے ملاقات، ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا ملک کے خلاف سرگرمیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ عہدیداروں پر حملے کے کیس میں اروند کیجریوال کے مکان کی تلاشی، عام آدمی پارٹی نے کہا دادا گیری چیف منسٹر کے گھر تک پہنچ گئی۔
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सैटेलाइट की बास तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि म्यांमार की हुकूमत ने रोहिंग्या मुसलमानों के कई गांव बुलडोजर्स चलाते हुए तबाह कर दी और वहां आग लगा दी ताकि फौज के जराइम के सबूत मिटाए जा सकें। इंसानी हुकूक की तंजीम ने ये तस्वीरें जारी की। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने इंसानी हुकूक तंजीमों के हवाले से कहा कि ओहदेदार रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल, टॉर्चर, रेप और उनके खिलाफ दूसरे जराइम के सबूत मिटाना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी ऐसा ही तज्जिया जारी किया और कहा कि म्यांमार की हुकूमत ने 2017 के आखिरी दिनों से लेकर अब तक कम से कम 55 देहातों में भारी मिशनरी इस्तेमाल करते हुए ऐसे सबूत मिटा दिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस दौरान अपनी सालाना रिपोर्ट में म्यांमार की हुकूमत पर रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम का इल्जाम लगाया और कहा कि म्यांमार के लीडर्स नफरत और जराइम को हवा दे रहे हैं। तंजीम ने आलमी बिरादरी से कहा कि वो इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम के खिलाफ काम करने में नाकाम रही है। यूरोपीय यूनियन रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम पर म्यांमार की फौज के खिलाफ पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रही है। यूरोपीय यूनियन के एक ओहदेदार ने बताया कि यूरोपीय मुल्कों के वजीर खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी से दरखास्त करेंगे कि वो इस सिलसिले में किसी देरी के बगैर फौरी कार्रवाई शुरू करें। इन वजीरों की मीटिंग पीर को होने वाली है जिसमें म्यांमार पर हथियारों की पाबंदी लगाने पर जोर दिया जाएगा। यूनिसेफ ने कहा कि रोहिंग्या बच्चों को तशद्दुद और तूफानों का सामना है। बच्चों से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने वार्निंग दी कि 7,20,000 से ज्यादा रोहिंग्या बच्चों को इंतहाई मुश्किल हालात का सामना है जो बांग्लादेश के खचाखच भरे हुए रेफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। यूनिसेफ के एक डायरेक्टर ने कहा कि ये बच्चे अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। ये एक बहुत संगीन बहरान है जिसे जल्द से जल्द हल करना चाहिए, लेकिन इसके हल के लिए कई साल लग सकते हैं। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि बांग्लादेश की हुकूमत 1 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को खलीज बंगाल के एक जजीरे में बसाना चाहती है जहां गुजर बसर का कोई सामान नहीं है, जो अक्सर तूफानों की जद में रहता है। इस मंसूबे पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने फिक्रमंदी का इजहार किया। तुर्की ने नीदरलैंड्स की पार्लियामेंट में मंजूर की गई करारदाद को रद्द कर दिया है जिसमें पहली आलमी जंग के दौरान आर्मीनियाई शहरियों की हलाकत को नस्लकुशी करार दिया गया है। पहली आलमी जंग के दौरान सल्तनत उस्मानिया पर ऐसा इल्जाम लगाया गया था। तुर्की के यूरोपीय मामलात से मुताल्लिक वजीर उमर सेलिक ने कहा कि यह करारदाद काबिल कबूल नहीं है। तुर्की उम्मीद करता है कि डच ओहदेदार इस मसले पर ज्यादा एहतियात से काम लेंगे। अमेरिका नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पाबंदियों के एक पैकेज का ऐलान करने वाला है। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान अमन की कोशिशें हो रही हैं। पता चला है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर बाद पाबंदियों के पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान साउथ कोरिया की हुकूमत ने कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के ओहदेदारों को मुल्क का दौरा करने की इजाजत देंगे। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की बहन ने विंटर ओलंपिक्स के सिलसिले में साउथ कोरिया का दौरा किया था, जिसके बाद दोनों कोरियाओं के दरमियान खुशगवार माहौल पैदा हो गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक आलमी इदारे ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की फंडिंग से मुताल्लिक वॉच लिस्ट में शामिल किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का यह फैसला पाकिस्तान की मईशत और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात के लिए एक बड़ा धक्का है। यह भी खबर मिली है कि चाइना इस सिलसिले में अपने एतराज को वापस ले चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ावा देने के बारे में बातचीत की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के बीच 6 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिनमें एनर्जी कॉर्पोरेशन का समझौता भी शामिल है। तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात के बाद मोदी ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आपसी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि यह बात बहुत अहम है कि दोनों मुल्क दहशतगर्दी से लड़ाई के लिए मिलकर काम करें। मोदी ने कहा कि सियासी मकसदों के लिए मजहब का इस्तेमाल करने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह बात मानी कि जो लोग हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद को चैलेंज करेंगे उन्हें और ऐसी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी ने यह बात इन तनकीदों के दरमियान कही कि जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत खालिस्तान मसले के ताल्लुक से नरम रवैया रखती है। एक दिन पहले जस्टिन ट्रूडो के एजाज में दिए गए एक डिनर में एक खालिस्तानी लीडर और दहशतगर्द को दावत देने के मसले पर तनाज़ा पैदा हो गया है। जस्टिन ट्रूडो ने मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान को तिजारत और ताउन के लिए एक फितरी पार्टनर करार दिया। मोदी ने कहा कि वो कनाडा के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हक में हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क स्पेस टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों में मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने भी जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। बाद में कनाडा के वज़ीर आज़म ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव की जमानत की दरखास्त रद्द कर दी है। लालू यादव को चारा स्कैम केसों में सजा सुनाई गई है। जस्टिस अप्रीत कुमार सिंह ने लालू की दरखास्त रद्द करते हुए कहा कि जिस वक्त यह स्कैम हुआ था लालू चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस थे।
اداکارہ پرینکا چوپڑا نے ہیروں کے تاجر نیرو مودی کے برانڈ کے ساتھ تعلقات توڑنے کا اعلان کیا ہے، جو بینک فراڈ کیس میں الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پرینکا چوپڑا کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں اداکارہ کنگنا رناوٹ اور بپاشا باسو نے بھی نیرو مودی کے رشتہ دار میہل چوکسی کے گیتانجلی گروپ پر کانٹریکٹ کی شرطیں توڑنے اور ان کا پیسہ نہ دینے کا الزام لگایا تھا۔ دہلی پولیس نے چیف منسٹر اروند کیجریوال کے مکان کی تلاشی لیتے ہوئے 21 سی سی ٹی وی کیمروں کی ہارڈ ڈسک ضبط کی۔ پتہ چلا ہے کہ چیف سیکریٹری انشو پرکاش پر عام آدمی پارٹی ارکان اسمبلی کے حملے کے سلسلے میں یہ تلاشی لی گئی۔ دہلی پولیس کی ایک ٹیم سائبر کرائم اور فورنسک ایکسپرٹس کے ساتھ چیف منسٹر کے مکان پہنچی۔ اس دوران اروند کیجریوال نے ٹویٹر پر کہا کہ ان کے وزیروں نے لیفٹیننٹ گورنر انل باجل سے اپائنٹمنٹ کا وقت طلب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر پولیس کی بھاری جمعیت کو بھیجا گیا، صرف 2 تھپڑوں کے لیے پورے مکان کی تلاشی لی گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ امت شاہ کے خلاف کب جج لویا کی موت کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ بعد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ اگر آپ آفیسرز سے کچھ کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں لڑتا رہوں گا۔ عام آدمی پارٹی نے اروند کیجریوال کے گھر کی تلاشی پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ اب چیف منسٹر کے گھر تک دادا گیری پہنچ گئی ہے۔ اس دوران عام آدمی پارٹی کے ایک رکن اسمبلی نریش بلیان نے ایک متنازع بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو عہدیدار کام نہیں کرتے وہ اس لائق ہیں کہ انہیں مارا جائے۔ بلیان نے دہلی کے اتم نگر میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل میں سیریا جنگ بندی پر اختلافات، مغربی ملکوں نے کہا رشیا بشار فوج کو وقت دے رہا ہے۔ غوطہ بمباری جاری، مرنے والوں کی تعداد 426 ہو گئی، 2000 سے زیادہ زخمی۔ غوطہ سے دمشق پر حملے کیے جا رہے ہیں، بشار حکومت نے لگایا الزام، کہا مغربی ملکوں کو سویلینز کی نہیں دہشت گردوں کی فکر ہے۔ افرین میں تناؤ، سیریا کے سپاہیوں کا سڑکوں پر استقبال، ہتھیار سپلائی کرنے والے قافلے پر ترکی کے حملے۔ ایران بھروسے کے لائق نہیں، نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے، سعودی عرب نے لگایا الزام، تہران نے دعویٰ رد کر دیا۔ میانمار کی حکومت نے روہنگیوں کے خلاف زیادتیوں کے ثبوت مٹانے کے لیے کئی گاؤں جلا دیے، انسانی حقوق تنظیموں کی رپورٹ، یورپی یونین پابندیاں لگانے پر غور کرے گی۔ کوریا کے علاقے میں خوشگوار حالات کے باوجود ٹرمپ نارتھ کے خلاف پابندیاں لگائیں گے۔ جسٹن ٹراڈیو نے کی نریندر مودی سے ملاقات، ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا ملک کے خلاف سرگرمیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ عہدیداروں پر حملے کے کیس میں اروند کیجریوال کے مکان کی تلاشی، عام آدمی پارٹی نے کہا دادا گیری چیف منسٹر کے گھر تک پہنچ گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔